प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे अंधकार युग से आधुनिक युग की शुरुआत हुई, जिसे पुनर्जागरण भी कहा गया। इसी प्रक्रिया में आज हम पुनर्जागरण काल में विज्ञान, दर्शन, कला, वास्तुकला का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बच्चों विज्ञान और दर्शन के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, प्लेटो, जिन्हें अरबी भाषा में अफलातून कहा गया, और एरिस्टोटल, जिन्हें अरस्तु कहा गया, यूनान के दो महान दार्शनिक थे। दार्शनिक का अर्थ है बच्चों फिलोसोफर, और फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है जो सत्य और सिद्धांतों और उसके कारणों की विवेचना करता है। इन विद्वानों ने अपनी रचनाएं या ग्रंथ यूनानी भाषा में लिखे। बच्चों, इन विद्वानों द्वारा ये ग्रंथ 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखे गए। देखिए बच्चों, ईसवी और ईसा पूर्व में फर्क देखिए। एक चीज तो यह याद रखनी है, ईसा पूर्व हमेशा उल्टा चलता है। क्यों बच्चों? बीसी का अर्थ है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व ईसा के जन्म से पहले। ऐसा माना जाता है कि 4 ईस्वी में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो हम 0 से शुरुआत करें अगर, तो 0 से पहले का जो समय है बच्चों वह है ईसा पूर्व, और 0 के बाद बच्चों एनो डोमिनी, एडी का अर्थ होता है। एनो डोमिनी एक लैटिन शब्द है बच्चों, जिसका अर्थ होता है हमारे भगवान के समय में। इंग्लिश में बोलते हैं इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय ईसवी या एडी में होगा, और उनके जन्म से पहले का समय ईसवी पूर्व कहलाएगा। ईसवी पूर्व हमेशा उल्टा चलता है बच्चों, और हम पढ़ रहे हैं 5वीं से 4वीं शताब्दी के आसपास के विद्वान जिन्होंने यूनानी भाषा में लिखा। और आपको एक और चीज भी ध्यान रखनी है कि जो पुनर्जागरण हम पढ़ रहे हैं वह है 14वीं से 17वीं शताब्दी का समय। यह समय लगभग हम पढ़ रहे हैं। काल रेखा इसलिए बताई जा रही है ताकि आप इन दोनों चीजों को कोरिलेट कर सकें कि आज हम इतना प्राचीन साम्राज्य जो रोमन साम्राज्य था, बाइजेंटाइन साम्राज्य था, उसमें इन विद्वानों का अध्ययन क्यों कर रहे हैं। इन विद्वानों ने यूनानी भाषा में लिखा और मध्यकाल तक। अब मध्यकाल का समय क्या था? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि 5वीं से 14वीं शताब्दी के बीच का जो यूरोप है, वो जो समय है वह है मध्यकाल। और इस मध्यकाल में यूनानी और रोमन रचनाओं से परिचित थे बच्चों ईसाई विद्वान, याद रखना है। लेकिन इन विद्वानों ने इन यूनानी रचनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया, और यूनानी रचनाओं का अरबी भाषा में अरबी विद्वानों ने जब अनुवाद किया तो ये फिर से पढ़ी जाने लगी। यह बात याद रखनी है कि यूनानी भाषा की रचनाओं का अनुवाद पढ़ा है यूरोप के लोगों ने, और वे इसके लिए अरब अनुवादकों के ऋणी रहे। बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा कि यूरोप के विद्वानों ने अपने महान साहित्य को जो यूनानी भाषा में लिखा गया था उसे अरबी अनुवाद के माध्यम से जाना, वहीं दूसरी ओर यूरोप के विद्वानों ने अरबियों के महान साहित्य या रचनाओं को यूनानी भाषा में अनुवाद भी किया। बच्चों, ये अरबी विद्वान थे। इब्न सीना दार्शनिक थे और इब्न रशूद भी दार्शनिक थे। आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक थे बच्चों अल राजी। और अरबी विद्वानों ने मुख्य रूप से प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान और रसायन विज्ञान पर लिखा। अपने प्राचीन समृद्ध साहित्य और अरबियों द्वारा अनुवादित साहित्य को लोगों तक पहुंचाने का काम किया, ताकि लोगों में नई सोच और नई विचारधारा विकसित की जा सके। धीरे धीरे मानवतावादी विषय स्कूलों में, यूरोप के स्कूलों में पढ़ाए जाने लगे, और मानवतावाद यूरोप के लगभग सभी देशों में फैल गया। बच्चों, विज्ञान और दर्शन के बाद मानवतावादी विचारों को फैलाने में कला की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अपनी प्राचीन परंपराओं को नया रूप देने के लिए कलाकारों ने प्राचीन कलाकारों से प्रेरणा ली। अब ये प्राचीन कलाकार कौन से थे?
बच्चों, हमने देखा कि 5वीं शताब्दी में रोम साम्राज्य के विघटन से पहले रोम साम्राज्य उन्नत और समृद्ध था, समृद्धि के शिखर पर था। और बीच का जो 5वीं से 14वीं शताब्दी हमने पढ़ी, जिसे हमने अंधकार युग या मध्यकाल युग के नाम से पढ़ा, इसके बाद पुनर्जागरण काल में फिर से प्राचीन रोमन परंपराओं को जीवित करने का प्रयास किया गया, जिसके चलते चित्रकारों ने प्राचीन कलाओं से प्रेरणा ली और रोम के उजड़े हुए नगरों के खंडहरों से कलात्मक वस्तुएं इकट्ठी की गई। इसी के चलते डोनाटेल्लो ने 1416 में सजीव मूर्तियां बनाई, ऐसी मूर्तियां जो देखने में बिल्कुल सजीव लगे। अपनी मूर्तियों को बिल्कुल सजीव या हूबहू मूल आकृति जैसे बनाने के लिए कलाकारों ने वैज्ञानिकों की भी मदद ली। नरकंकालों का अध्ययन करने के लिए कलाकार आयुर्विज्ञान कॉलेजों की प्रयोगशालाओं में भी गए। ये कलाकार ऐसा क्यों कर रहे थे? ताकि अपनी मूर्तियों को बिल्कुल मूल रूप दे सके, मूल आकृति जैसा बना सके, जिसे यथार्थवाद भी कहा गया, वास्तविकता के नजदीक। बच्चों, मूर्तिकारों के पास तो यथार्थ या बिल्कुल सजीव चित्र बनाने के लिए प्राचीन रोमन साम्राज्य की कलाकृतियां थी, लेकिन चित्रकारों के लिए नमूने के तौर पर ऐसी कोई प्राचीन कृतियां नहीं थी। तो अब चित्रकारों ने यह जान लिया कि रेखा गणित के ज्ञान से अपने पर्सपेक्टिव को ठीक तरह से समझा जा सकता है, और प्रकाश के गुणों का अध्ययन करने के लिए उन्होंने चित्रों में त्रिआयामी रूप देने की कोशिश की। लेप चित्र यानी ऑयल पेंटिंग के माध्यम से चित्रों को पूर्व की तुलना में अधिक रंगीन और चटक रूप दिया। हमने देखा कि किस तरह चित्रकारों ने और मूर्तिकारों ने यथार्थ चित्र बनाने की कोशिश की। आप चित्र में देखिए, ड्यूरर ने 1508 में यह चित्र बनाया, प्रार्थना रत हस्त, प्रार्थना करते हुए हाथ, बिल्कुल सजीव चित्र लग रहा है। इसी के साथ नीचे के चित्र देखिए बच्चों, ये है मोनालिसा और दी लास्ट सपर, लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाए गए ये रूप चित्र हैं बच्चों। लियोनार्डो की रुचि वनस्पति विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान से लेकर गणित शास्त्र और कला तक विस्तृत थी। तो इनके चित्रों में हम देख सकते हैं कि किस तरह बिल्कुल वास्तविकता को दर्शाया गया है। इसे ही बच्चों यथार्थवाद का नाम दिया गया। मूर्तिकला और चित्रकला हमने पढ़ी। इसी के साथ पुनर्जागरण काल में वास्तुकला की क्या भूमिका रही, आइए समझते हैं। बच्चों, वास्तुकला का अर्थ होता है भवन निर्माण कला। बच्चों, प्राचीन रोम वास्तुकलात्मक परंपराओं को भी फिर से जीवित किया गया। पुरातत्वविदों यानी जो प्राचीन वस्तुओं के जानकार हैं, उन्होंने रोम के अवशेषों या खंडहरों का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया, जिससे वास्तुकला की एक नई शैली विकसित हुई, जिसे शास्त्रीय शैली या क्लासिकल स्टाइल कहा गया। चित्रकारों और शिल्पकारों ने भवनों को लेप चित्रों यानी ऑयल पेंटिंग, मूर्तियों और उभरे हुए चित्रों से सुसज्जित किया। इस नई शैली को विकसित करने में पोप, धनी व्यापारियों और अभिजात वर्गों का भी काफी योगदान रहा, क्योंकि इन लोगों ने उन वास्तुविदों को अपने भवन बनाने के लिए नियुक्त किया जो शास्त्रीय वास्तुकला से परिचित थे। इस काल में कुछ ऐसे लोग भी हुए जो कुशल चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार थे। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है बच्चों माइकल एंजेलो बुआनारोती। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी पोप के सिस्टीन चैपल की भीतरी छत में लेप चित्र। ये देखिए बच्चों, लेप चित्र यानी ऑयल पेंटिंग बनाई इन्होंने। दूसरी है बच्चों दी पाइटा नामक प्रतिमा। ये देखिए, इसमें मैरी को ईसा के शरीर को धारण करते हुए दिखाया गया है। और तीसरा सेंट पीटर गिरजे का गुंबद का डिजाइन भी माइकल एंजेलो ने बनाया, और इन्हीं महान कृतियों की वजह से माइकल एंजेलो पुनर्जागरण काल के महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाते हैं। बच्चों, फिलिपो ब्रुनलेसी ने फ्लोरेंस के भव्य गुंबद का निर्माण किया। देखिए, कलाकारों की भूमिका के बाद
मुद्रण संस्कृति ने किस तरह पुनर्जागरण में योगदान दिया? बच्चों, क्रांतिकारी मुद्रण प्रौद्योगिकी यूरोप में 16वीं शताब्दी में पहुंची। इसका श्रेय चीन और मंगोल के शासकों को जाता है और वहीं से यह संस्कृति यूरोप पहुंची। किस तरह? क्योंकि व्यापार और वाणिज्यिक संबंध थे बच्चों यूरोपीय लोगों के चीन और मंगोल शासकों के साथ। इसके अलावा 3 अन्य प्रमुख तकनीक, जिसमें आग्नेय शास्त्र जो युद्धों में इस्तेमाल होने वाला शस्त्र है बच्चों, कंपास, देखिए ये आग्नेय शास्त्र है, ये कंपास जो दिशा सूचक यंत्र है और इसमें दूसरे देशों की यात्राएं करनी, समुद्री मार्ग से यात्राएं करनी आसान बनाई। और साथ ही बच्चों फलक जो गणना करने के काम आता है। तो ये 3 तकनीकें जब यूरोप में पहुंची तो यूरोप में काफी क्रांतिकारी परिवर्तन आए। सबसे पहले छापेखाने का निर्माण जोहानेस गुटेनबर्ग ने 1455 में किया, जो जर्मनी के थे। और प्रिंटिंग प्रेस में मुद्रण संस्कृति द्वारा जो पहली पुस्तक छपी यूरोप में वह थी बाइबल। 15वीं शताब्दी तक अनेक क्लासिकी ग्रंथ, जिनमें ज्यादातर लातीनी ग्रंथ थे बच्चों, उनका मुद्रण इटली में होने लगा। क्योंकि अब मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध होने लगी तो छात्र केवल अध्यापकों के नोट्स पर ही निर्भर नहीं रहने लगे, बल्कि अपने विचार, मत और जानकारी पहले की अपेक्षा तेजी से प्रसारित करने लगे। अब नए विचारों को बढ़ावा देने वाली एक मुद्रित पुस्तक कई पाठकों के पास आसानी से पहुंच जाती थी। लोगों में पढ़ने की आदतों का भी विकास हुआ। 15वीं शताब्दी के अंत से इटली की मानवतावादी संस्कृति का यूरोप से बाहर भी काफी फैलाव हुआ। इसका मुख्य कारण था छपी हुई पुस्तकों का वितरण। तो अब हम यह कह सकते हैं कि बौद्धिक आंदोलन मुद्रण संस्कृति से पहले किसी खास जगह तक ही सीमित क्यों रह जाते थे और मुद्रण संस्कृति आने के बाद इनका फैलाव या प्रसार तेजी से क्यों हुआ? बच्चों, आज हमने पुनर्जागरण में कलाकारों की भूमिका और मुद्रण संस्कृति के बारे में पढ़े। आगे हम मानवतावादी संस्कृति की विशेषताएं, जिसमें मनुष्य की एक नई संकल्पना और महिलाओं की आकांक्षा पढ़ेंगे। आशा है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।